अमेरिकी हमले पर ईरान की धमकी, दुश्मन और उसके सहयोगियों को कड़ी सजा दी जाएगी। ये ईरान ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। एक भी अमेरिकी सैनिक जिंदा वापस नहीं लौटेगा, ये ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई है। तो धमकी पर धमकी, कल ट्रंप ने जो कहा उसके बाद आज ईरान ने पलटवार कर दिया। वो ये कह रहा है कि एक भी अमेरिकी सैनिक जिंदा वापस नहीं आएगा। आप सोचिए कि किस स्तर पर टकराव हो रहा है। नेहा पंत हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई है। नेहा, पेंटागन की तैयारी क्या नजर आती है? और जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया सीज फायर ब्रेक करने को लेकर, तो ऐसा लगा कि नाटो देश के साथ उनकी सहमति पहले से बन गई है। देखिए, नाटो देशों में सहमति तो शुरू दिन से नहीं है और ये अभी का मसला नहीं है। जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई तभी से हमने देखा था कि नाटो कंट्रीज के बीच में फ्रैक्चर शुरू हो चुका है। और हमने पहले भी जब ये डिस्कशन किया था इस वॉर को लेके, मैंने पहले भी कहा था कि ये वॉर तब तक अंत नहीं होगी जब तक का इजराइल टेबल पे नहीं आएगा। और इजराइल टेबल पे नहीं आया और लेबनान पे जो इजराइल का हमला है, क्योंकि जो ये सो कॉल्ड MOU साइन हुआ है, इस MOU में पहली कंडीशन ये थी कि लेबनान इज ऑफ द इस पे हाथ इजराइल नहीं रखेगा, उस पे किसी तरीके का हमला नहीं कर जाएगा। तो ये आप ये माने कि पॉइजन पिल इजराइल ने पहले ही डाल दी थी और इसकी वजह से आप ये मान के चलिए कि जब तक का इजराइल पे दबाव नहीं बनेगा, जब तक का इजराइल टेबल पे नहीं आएगा, ये वॉर एंड नहीं होगी। और दूसरी बात, अभी ये वॉर इसलिए धीमी है क्योंकि अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म्स हैं और देखा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा अमेरिकी तबका, चाहे वो डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, इस वॉर के बेहद खिलाफ है और एंटी इजराइल जो सेंटिमेंट्स है यूएस में बढ़ गए हैं। क्यों ये डील खत्म हो गई और एक बार फिर से युद्ध की स्थिति बन गई है? कारण क्या लगता है आपको? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बोले। हाँ जी, देखिए, अभी जो ईरान का लेटेस्ट जो स्टैंड था कि उन्होंने जो हरमुज में अपना ट्रैक, जो मिडल एरिया था जहाँ से ज़्यादातर जहाज पास होते हैं, वहाँ पे बहुत माइंस हैं, उनको खुद ही नहीं पता कहाँ है और यूएस भी उस एरिया को टोटली सिक्योर नहीं कर पाया। और जो हरमुज का लेफ्ट साइड का एरिया है जो ईरान के पास से गुजरता है, उसको ईरान चाह रहा था कि हर जहाज जो गुजरे वो वहीं से गुजरे। लेकिन इसके ऑपोजिट में जो कतर का एरिया है, उसका जो एरिया था, वहाँ से कुछ जहाज़ों ने गुजरने की कोशिश कल की। उसके बाद ईरान ने वार्निंग दी कि हमारे एरिया से निकलिए, वो गुजरे वहां से। उसके बावजूद भी कुछ एक जहाज कतर के एरिया से, जो कतर के वाटर्स में आता है, वहां से गुजरे। और जो ये बार बार दुहाई दे रहे हैं कि 5th क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ कतर के एरिया से आप नहीं गुजर सकते। उसमें क्लियरली लिखा है कि ईरान विल मेक श्योर कि सेफली उनका पैसेज हो, बट स्पेसिफिकली कहां से हो, कतर अपने एरिया से क्यों नहीं करवा सकता, इसके ऊपर पेज उड़ा। और जो 3 जहाजों पे उन्होंने अटैक किया, जिसमें सऊदी का भी था, कतार का भी था, और माइंड यू कतार एक मीडिएटर है इसके अंदर। और ईरान के अकॉर्डिंग टू सोर्सेज रिलेशनशिप पाकिस्तान के मुकाबले बहुत कहीं बेटर है कतार से। उसके बावजूद भी अटैक हुआ और ये दिखा रहा है कि जो शॉट्स कॉल कर रहा है वहां पे, वो वहां की सरकार नहीं, IRGC है। और वॉर के दौरान ही IRGC की स्ट्रेंथ वहां बहुत बड़ी है। कट्टरपंथी चलिए धीरज कौल साहब बने रहेगा, हम लौटेंगे आपके पास। अनुराग जी, मैं बड़ा सीधा और सरल शब्दों में समझना चाहता हूं, क्या युद्ध आगे बढ़ जाएगा या कोई संभावना आपको दिख रही कि फिर से थम जाएगा? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा आगे तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन डेफिनेटली एक वॉलेटाइल सिचुएशन बनी हुई है। अगर आप कमर्शियली देखें और अगर आप मिलिट्री वाइज देखें तो बहुत तरह से। सबसे पहला वादा खिलाफे की बात अगर हम करें तो ईरान ने किया था, जिन्होंने साइन करके दिया है कि हम अगले 60 डेज तक हम कोई हमला नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी ईरान की तरफ से हमला आया है। शिपिंग के अंदर 3 शिप को टारगेट किया है, जिसके अंदर एक शिप कतर की थी जो कि खुद ही मीडिएटर है। इसके जवाब में जब अमेरिका ने हमला किया, उनके तकरीबन 88 बम उन्होंने गिराए हैं और वही सारे के सारे बंदरगाह पे गिराए, मेन लैंड पे नहीं गिराया है। तो एक कॉशन तो लिया जा रहा है और अभी उनको बैक चैनल टॉक्स जारी है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये बनता है कि प्रायोरिटी पर पेंटागन के लिए क्या